बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज काफ़ी ख़बरें हमारे पास और सबसे जो इस वक्त अहम तरीन ख़बर ज़ेर गर्दिश है वह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक अपना रिपोर्ट जारी की है और इसमें ये कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन पिछले बरसों की निस्बत बढ़ गई है, 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है और 120वें नंबर से 124वें नंबर पे पाकिस्तान चला गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका ज़रा तर्जमा लेने दें, उर्दू में तर्जमा जब आएगा तो सबको समझ आ जाएगी। इसका भी हम जायज़ा लेंगे। और फिर एक तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बढ़ने का कहा है और दूसरी जानिब वो नैब की तारीफ़ कर रही है। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे और फिर ये भी आपसे कोशिश करेंगे, डिस्कस करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल माजी में क्या करती रही और इनके सरबराह माजी में कहाँ बैठे थे जब और जिसकी जो करप्शन की दास्तानें इस वक्त मुख्तलिफ़ एहतसाब अदालतों में, नैब में, FIA में, एंटी करप्शन में, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त आ रही हैं, तो फिर उस वक्त सब अच्छा है कि रिपोर्ट कैसे आ रही थी, ये करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ख़बरें आपसे शेयर कर लूँ। छोटी छोटी ख़बरें हैं। नंबर 1, ब्रॉडशीट पनामा प्लस। ब्रॉडशीट के बारे में बिल आखिर वो मुकाम आ गया, वो लम्हा आ गया और इसको बाकायदा तौर पे नोटिफाई कर दिया गया है। ब्रॉडशीट कमीशन जस्टिस अजमत सईद शेख साहब इसके सरबराह और TORs भी जारी कर दिए गए। TORs की भी मंजूरी हो गई और ये मामला मैंने आपको कहा था कि डिले नहीं करना चाह रहे, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करना चाह रहे हैं और ना ही हमारी मिलिट्री लीडरशिप करना चाह रही है कि इसको डिले नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ख़ास इसमें कोई भी आए। पिछली वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा मेरी, उसमें मैंने ख़ास तौर पे इस बात का तज़किरा किया है कि ये जो तासुर है कि जनाब जर्नैलों को कोई नहीं छेड़ सकता और इसमें बहुत ज़्यादा मामला आ रहा है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, जर्नैलों की तरफ नहीं जाना चाहिए, साबिक जर्नैलों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो पिछली वीडियो सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा क्या सोच रखते हैं और वो क्या करने वाले हैं। एक चीज़, अब ब्रॉडशीट के मामले में भी काबीना ने मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन जो TORs की मंजूरी है वो गश्ती मरासले के ज़रिए ली गई, यानी वफाकी काबीना का इजलास अभी देर थी उसमें होना था, असम्बल होना था और वज़रा को ये समरी उनके घरों में भेजी गई और घरों में भेज के अप्रूवल ली गई ताकि ये काम डिले ना हो, क्योंकि वीकेंड और उसके बाद फिर एक और हफ़्ता ज़ाया हो जाना था। लिहाजा वीकेंड से पहले पहले TORs मंजूर कर लिए गए। उसमें TORs में कमीशन के सरबराह होंगे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब और इसमें ये बनाया गया है इंक्वायरी एक्ट 2017 में एक इंक्वायरी एक्ट बनाया गया था, मंजूर हुआ था पार्लियामेंट से और ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया था और पहला शिकार भी वो ख़ुद ही हो रहे हैं। अजमत सईद शेख साहब को काफ़ी कुछ कहा गया लेकिन वो बड़े खामोश रहे और इत्तलात ये हैं कि वो अपने काम पर फोकस करेंगे। मीडिया में क्या आ रहा है क्या नहीं, पॉलिटिशियंस क्या उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे बल्कि खामोशी से अपना काम करेंगे। TORs में उनको क्या क्या कहा गया है, यानी कि इस कमीशन का दायरा इख्तियार कहाँ तक होगा, ये साल 2000 से शुरू होगा कि ये मुआहिदा हुआ कैसे, फिर 2003 इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, फिर 2008 $15 मिलियन 15 मिलियन कह रहा हूँ, $15 लाख की एक अदायगी हुई, वो कैसे हुई। उसके बाद इसके जो मुकदमात पहले शुरू किए गए फिर ख़त्म किए गए और आया ये मुकदमा जो ब्रॉडशीट का केस जो है बैरून मुल्क जो लड़ा गया बरतानिया में सालसी अदालत में, क्या वो भी नेक नीयती से लड़ा गया या उसमें भी मेलाफाइडी थी, बोनाफाइडी था या मेलाफाइडी था, यानी बदनीयती उसमें कितनी थी और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन ज़िम्मेदारान हैं। उसमें
2000 से शुरू होगा ये सिलसिला और 2000 से लेकर 2020 तक ये मामला चलेगा, यानी कि शुरू से लेकर क्लोज़ होने तक और 28 मिलियन जुर्माना होने तक। इसको इब्तदाई तौर पर 45 दिन का टाइम दिया गया है, इसलिए आने वाले दिनों में ये काम शुरू हो जाएगा। और प्लस ये भी कहा गया है, कमीशन को इख्तियार दिया गया है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को कि ये सरकारी अफसरान की मदद ले सकेंगे, माहिरीन की मदद ले सकेंगे, माहिरीन मईशत की, टेक्नोक्रेट्स की मदद ले सकेंगे, प्रोफेशनल्स की मदद ले सकेंगे, उनको भी एंगेज कर सकेंगे और नीचे सब कमेटीज़ भी बना सकेंगे ताकि काम जल्दी से जल्दी समेटा जाए और उसमें फॉरेंसिक ऑडिट भी हो सकता है। ये हो गया। फिर यानी कि ये ख़बर अब काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा। और आपको ये तो मालूम ही है कि इसकी मुखालफत कौन कर रहा है, लेकिन किसी की मुखालफत की कोई परवाह नहीं की गई और वज़ीर आज़म ने डट कर कहा कि अज़मत सईद शेख ही इसके सरबराह होंगे। अब आते हैं एक और छोटी सी खबर ले लें, उसके बाद फिर मेन ख़बर की तरफ आएंगे और वो है हुकूमत का अब जिस सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट पे लाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट गए। मुझे इस बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि एक लाहासिल क्या कहना चाहिए एक्सरसाइज की गई जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था और सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल अननेसेसरीली उनको डाला गया एक मुसीबत में और एक वो मुकदमा जो उनका बनता ही नहीं और ये इंटरप्रिटेशन का इशू ही नहीं था, कानून की आइन की तशरीह का मामला ही नहीं था, ये अमेंडमेंट का तरमीम का मामला था आइन में और ये पार्लियामेंट का काम था, उनको रेफ़र किया गया और सदारती रेफरेंस फ़ाइल किया गया। वो रेफरेंस अभी पेंडिंग है, उसकी अगले हफ्ते मुतवक्के तौर पे हेयरिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। वो भी पेंडिंग है और कल जो है पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस ने ये अमेंड किया और दो चीज़ें की। एक तो ये आइनी तरमीम जो है इसके लिए तो काबीना ने कहा है कि इस पे लॉ मिनिस्ट्री इस पे काम करे और इसको लेके आए, लेकिन ये जो दूसरा मामला था ओपन बैलेट वाला, इसके लिए तरमीम का कहा गया है और तरमीम लाई जा रही है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरमीम। अब जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट पूछेगी और सुप्रीम कोर्ट के इल्म में होगा कि इसके बारे में तो आप अमेंडमेंट भी ला रहे हैं, तो जब अमेंडमेंट ला रहे हैं तो फिर इधर क्या करने आए हैं, हमसे क्या चाहते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन, और मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो कानून लीगल टीम थी, लीगल एक्सपर्ट्स जिसने भी ये मशवरा दिया, पहले सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा दिया, फिर उनको अमेंडमेंट का मशवरा दे रहे हैं, तो ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होगी अगली हेयरिंग पे और अल्टीमेटली इसको पार्लियामेंट ने ही हल करना है और इस ओपन बैलेट को मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुस्तरद कर दिया है और पीपल्स पार्टी भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी इस मौके पे। बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उनको शुबा है कि ये जो पीटीआई इतना कुछ कर रही है, इतनी जल्दी में ये अमेंडमेंट करवाना चाह रही है हर सूरत में, तो पीटीआई के लोग शायद कंफ्यूज हैं और पीटीआई को ख़तरा है कि उनके एमपीएज़ एमएनएज़ आगे पीछे ना हो जाएं, फ्लोर क्रॉसिंग ना करें। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि ऐसा कुछ नहीं होना और पीटीआई और उनके इत्तेहादी आपस में मिल के ये सब करेंगे। अगर हमेशा नुकसान होता है अपोजिशन को, अब अमेंडमेंट आएगी, ज़ाहिर है उसकी भी मुखालफत कर दी है मुस्लिम लीग नवाज़ ने, टोटल मुखालफत कर दी है और ये इम्कान यही है कि वहाँ से भी नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा और कल को अगर फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो इमरान ख़ान ये एज हासिल होगा उनको, पीटीआई को, कि ठीक है जनाब हमने तो कहा था कि कर लें, अब नहीं किया तो आपके अगर एमपीएज़ और आपके एमएनएज़ ने इधर उधर फ्लोर क्रॉस कर लिया है तो फिर आप भुगतें, तो ये होगा। उसके बाद एक और भी अमेंडमेंट
लाने का फ़ैसला किया गया है, वो स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर कर लिया है और उसको अब पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अगेन वो भी एक ऐसे वक्त पे काम किया जा रहा है जो कि पीटीआई के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो है जो दोहरी शहरियत के हामिल लोग हैं उनके बारे में कि जी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हल्फ उठाने से पहले पहले वो अपनी शहरियत जो है दूसरी शहरियत छोड़ देंगे और पाकिस्तानी शहरियत अपने पास रखेंगे। अब इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, एंड टाइम पे आके क्यों किया गया, इसके पीछे भी यही फ़लसफ़ा है कि कुछ वज़ीर आज़म के मुआवनीन हैं जो SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू PM प्राइम मिनिस्टर के, फिर कुछ मुशीर हैं वो आना चाह रहे हैं सेनेटर के तौर पे, उनके पास है ड्यूल नेशनैलिटी और वो पहले छोड़ना भी नहीं चाहते और अब वो सेनेटर भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये जिसने भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, अगेन मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जिसने भी ये ब्रीफ़ किया है तो ये उनके सियासी तौर पे उनको नुकसान होगा और ये कानून भी शायद ना बन सके। इसको ना मुस्लिम लीग नवाज़ सपोर्ट करेगी ना पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो लोग सेनेटर बने और सेनेटर बन के फिर वज़ीर बने और वज़ीर बन के फिर उनका जीना हराम करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी अगेन एक लाहासिल एक्सरसाइज साबित होगी और इसके लिए भी मुश्किल है। हाँ, सेनेट के इंतखाबात के बाद ये आराम से हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये भी एक चीज़ मैंने कहा आपसे कर लूँ। फिर आगे आते हैं। अब अगली बात जो है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो चला गया है 120 से 124 पे। अब इसमें दो ओपिनियन आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा तज़ाद ज़रूर है। पहले तो ये बता दूं कि करप्शन जो है वो निचले लेवल पे तो करप्शन हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि लोग फ़ोन भी करते हैं, लोग बताते भी हैं हमें और मुझे भी बताते हैं कि काम करते हैं लोग, सरकारी दफ्तरों में काम होता है लेकिन रेट उसके ज़्यादा हो गए हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त आए हुए थे हमारे पास, उनका लाहौर में उनका एक है कंस्ट्रक्शन का काम, उन्होंने गैस लगवाना था, तो उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए मुझे 15 लाख रुपए देने पड़े, सिर्फ सर्वे करवाने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, एक जायज़ काम के लिए 15 लाख। इसी तरीके से उन्होंने बिजली चाहिए, तो उन्होंने ये भी बताया कि सुई गैस में और बिजली वाले भी बग़ैर पैसों के हिलते नहीं हैं, और यही काम सूबाई दफातर में चले जाएं वहाँ पे हो रहा है और रेट बढ़े हुए हैं। किसी दिन मैं आपको वफाकी दारुल हुकूमत की भी बताऊँगा कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही वो क्या कर रही है। यहाँ तक तो बात है दुरुस्त। अब आगे आते हैं। इन 27 महीनों में, सॉरी 27 कह रहा हूँ, 30 महीनों में ये इमरान ख़ान की मौजूदा हुकूमत और फिर पंजाब हुकूमत KP के, इन्होंने 30 माह में जो कारकर्दगी है इनकी वो कैसी रही। ये रिपोर्ट कहती है कि 300 रिपोर्ट नैब की तारीफ़ कर रही है, कौमी एहतसाब ब्यूरो की, जस्टिस जावेद इकबाल की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। इसमें जी डिटेल जो है 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान 120 नंबर पे था और इसको 32 स्कोर इसको मिले थे, यानी कि 32 पॉइंट हासिल किए थे पाकिस्तान ने। 2018 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 117 था और स्कोर किए थे 33, जो उनका एक पैमाना है। करप्शन इंडेक्स 180 मुल्कों में 180 मुल्कों का है और 180 में पाकिस्तान 124वें पे है। और करप्शन से पाक ममालिक में जी 68 स्कोर किया है और डेनमार्क और न्यूज़ीलैंड
ये सर फहरिस्त रहे हैं, यानी करप्शन फ्री कंट्रीज़ जी, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। शाम, सोमालिया, जनूबी सूडान बदतरीन करप्ट ममालिक में आए और सिर्फ 14 पॉइंट्स हासिल कर सके। भारत 40 पॉइंट्स हासिल करके 86वें नंबर पर रहा। ये अगेन एक हैरतज़दा बात है, क्योंकि भारत में इतनी करप्शन है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नीचे से लेके ऊपर तक, खा वो राफेल ख़रीदना हो या फिर दाल रोटी ख़रीदनी हो। इसी तरीके से अमेरिका 25 पॉइंट्स के साथ 67 स्कोर पे रहा, और ये एक रिपोर्ट है। अब आते हैं दूसरी जानिब कि वज़ीर-ए-आज़म ने अलबत्ता इसका खैर मकदम किया। अब पिछले 30 माह में नैब की तारीफ़ हो गई। नैब ने 365 अरब रुपया रिकवर किया सिर्फ 30 महीनों में, इस मौजूदा दौर में 365 अरब, और कोई 200 अरब रुपया रिकवर किया एंटी करप्शन पंजाब ने। पंजाब में 200 अरब रुपया रिकवर हुआ, ये हो गया 565 अरब। इसी तरीके से कल जो बताया गया कि ये जो ज़मीनें वागुज़ार करवाई गई हैं, सरकारी अमलाक, जिसमें पेट्रोल पंप तामीर किए हुए थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे अहम रहनुमा उसमें शामिल हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं, चरागाहें बनाई हुई थीं और CNG स्टेशन बनाए हुए थे, बहुत प्लाज़ास बनाए हुए थे, कंस्ट्रक्शन की हुई थी, घर बनाए हुए थे, और वो हज़ारों नहीं लाखों कनाल एरिया था जो कि रिकवर हुआ, और कई 100 एकड़ ज़मीन रखी हुई थी सरकारी मुख्तलिफ़ अज़ला में, वो रिकवर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में जब ये रिपोर्ट्स अच्छी आ रही थी, और जो आप कंपेयर किया जा रहा है, एक साइड पर रख दें कि ये रिपोर्ट गलत है, सही है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ में क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो सरबराह थे वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के मुआवन ख़ुसूसी थे, और वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में बैठते थे और वहीं पे रिपोर्ट्स जारी करते थे कि आज करप्शन जो है इतनी कम हो गई, आज इतनी कम हो गई और आज इतनी कम हो गई। ये उस 2018 और 17 की रिपोर्ट्स हैं जो नवाज़ शरीफ साहब का दौर था, वह उस वक्त अच्छा था। तो अब ये जो 365 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए, 200 अरब रुपए एंटी करप्शन पंजाब ने रिकवर किए, और इसी तरीके से कोई 100-150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ वागुज़ार करवाई गई, तो ये तो बन जाता है 4 अरब डॉलर तकरीबन कौमी ख़जाने में आया है, और कौमी ख़जाने में आया और अमलाक पाकिस्तान को वापस मिली। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा रिकवरी भी हो रही है, नैब की तारीफ़ भी हो रही है, जस्टिस जावेद इकबाल की तारीफ़ हो रही है, और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नैब ने बहुत अच्छा काम किया और 365 अरब रुपया रिकवर किया। तो बाकी बातें यहीं छोड़ते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, महंगाई ज़रूर बढ़ी है, और जो एक आम आदमी की ज़िंदगी ज़रूर मुश्किल हुई है, और लेकिन वो अभी तक बर्दाश्त कर रहा है। वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को टाइम दिया जाए, क्योंकि वो इमरान ख़ान पे एतबार करते हैं और उनके वज़ीरों पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि ये सेनेट के इलेक्शन से पहले जो है वो फड्डे भी बढ़ रहे हैं PTI के अंदर भी, क्योंकि इमरान ख़ान साहब और PTI के जो हार्डकोर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं जो खालिसतन PTI के हों, जो PTI का फेस हों। और उसकी रीज़न ये है कि ये TV पे आके तो ये लोग बात नहीं करते, लेकिन दरून खाना वो ये बात ज़रूर करते हैं कि इस वक्त जितने भी PTI के वज़ीर हैं उनकी वजारतें इतनी गड़बड़, वहाँ से कोई इतला नहीं आ रही गड़बड़ की, बल्कि जो ज़्यादातर
जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, गैस की कीमतों में इजाफ़ा और वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ारत ख़ज़ाना की पॉलिसीज़, इनकी वजह से मसाइल उठ रहे हैं। और ये सुकूक बॉन्ड का मामला हुआ था, कर्ज़े लेने और देने का मामला, ये वो मसाइल हैं जो कि हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और पीटीआई के वकला कह रहा हूँ, पीटीआई के वुज़रा का कहना है कि वो मैदान में आके क्यों नहीं जवाब देते, ये सारे जवाब हमें क्यों देना पड़ रहे हैं। तो ये थी अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।